तो आज तारीख है 12 फरवरी और 12 फरवरी के कारण से जो भी ऐसी न्यूज़ है जो हमें नॉलेज के लिए या इवन तो एग्जाम के लिए जानना जरूरी है, जितने भी इंडिया के लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं उनमें से हम कवर करेंगे। तो आज अगर द हिंदू के फ्रंट पेज की बात करें तो एक न्यूज़ तो आई है जो हिजाब केस को लेके आई है, इसके बारे में थोड़ा अपन बात कर लेंगे। और एक न्यूज़ आई है जो क्वाड के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उन सब की मीटिंग हुई अभी मेलबर्न में, उसकी न्यूज़ है। एक न्यूज़ आई है मुल्क राय राजन को लेके आई है, तो ये इतना कोई जरूरी नहीं है। एक इंडस्ट्रियल रिकवरी को लेके आई है कि पिछले तिमाही में अगर देखा जाए क्वार्टर में तो इंडस्ट्रियल रिकवरी 0.4% कम हो गई है। तो और बाकी तो फिर पॉलिटिकल न्यूज़ है, तो फ्रंट पेज पे ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल ये हिजाब वाला थोड़ा बात कर ले रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये कह दिया है कि इस केस को ज़्यादा बड़ा ना बनाया जाए, इसे लोकल लेवल पे ही सॉल्व कर लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इंटरवीन करने से मना कर दिया है जब तक ये हाई कोर्ट में, मतलब हाई कोर्ट में है केस। अब इवन तो देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम वही हम लोग जानते हैं कि दोनों चीज़ें लोगों की फंडामेंटल राइट है, चाहे अपन लोग एजुकेशन की बात करें चाहे रिलीजन की। वही है ना कि एजुकेशन की वजह से हम लोग किसी के रिलीजन प्रैक्टिस को नहीं रोक सकते कि हाँ अगर वो हिजाब पहन के जा रही है या कुछ भी, या फिर अगर ऐसे छूट देते हैं तो फिर वही है कि हिंदू से लेके क्रिश्चियन से लेके सब लोग अपनी चीज़ें पहनने लगेंगे, वो सीन आ जाएगा। और दूसरा वहीं अगर हम लोग एजुकेशन की बात करें तो फिर इधर दूसरी तरफ तुम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड मान लो ऐसे ड्रेस वो यूनिफॉर्म को लागू कर दो, उसको मैंडेटरी कर दो कि नहीं ऐसा कोई नहीं कर सकता, तो फिर वहाँ पे भी प्रॉब्लम आ जाती है कि एजुकेशन को प्राथमिकता दी जाए कि रिलीजन को प्राथमिकता दी जाए। जिसे भी प्राथमिकता दोगे दूसरे की प्राथमिकता कम होगी, और साथ ही साथ में क्या होगा कि सीधी सी बात है वहीं पे हम लोग एक ना एक फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करने पे उतर आएंगे। तो यहाँ पे अब देखो इस केस में अभी तो सुप्रीम कोर्ट नहीं है, लेकिन एट दी एंड जहाँ तक है सुप्रीम कोर्ट को ही इंटरवीन करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग भी जानते हैं कोई भी चीज़ को रोकना कभी भी सही नहीं होता। कहीं तक जब भी कोई भी चीज़ रोकी गई है, बैन की गई है, सप्रेस की गई है, वहाँ वो चीज़ों के गलत वही है ना कि रिपोर्केशन से ही निकल के आए हैं। तो दैट्स ऑल, देखते हैं क्या होता है। एक न्यूज़ आई है हाँ इसी के बीच में एक अरुणाचल प्रदेश ने और काम कर दिया। अरुणाचल प्रदेश ने अपने यहाँ ट्रेडिशनल जो ड्रेसेस होती हैं उनको स्कूलों में वंस इन अ वीक अलाउ कर दिया। अभी इस चीज़ ने कंट्रोवर्सी और बढ़ा दी। यहाँ तो रिलीजन को लेकर चल रहा था, वहाँ तो ट्रेडिशनल ड्रेस भी कर दी कि जो अरुणाचल में असमिया वगैरह लोग पहनते हैं, बहुत से असम के लोग हैं जो अरुणाचल में जाके पढ़ते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, उनसे कह दिया कि हाँ तुम ट्रेडिशनल ड्रेस चाहो पहन सकते हो, अरुणाचल की जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो लोग पहन सकते हैं। तो इसको लेके और कंट्रोवर्सी बढ़ती जा रही है। अब देखना है इसमें सुप्रीम कोर्ट को आना ही पड़ेगा एट दी एंड। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ आई है चारधाम प्रोजेक्ट को लेके। देखो चारधाम प्रोजेक्ट कैसे चलेगा, इसके इन्वायरमेंटल असेसमेंट के लिए कमेटी बनाई गई थी, जिसके जो हेड है वो रवि चोपड़ा को बनाया गया था। अभी रवि चोपड़ा ने रेजिग्नेशन दे दिया है। अब ये क्यों दिया है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की जो रिपोर्ट है वो दें या ना दें कोई फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि जो चारधाम प्रोजेक्ट उसको शुरू कर दिया गया था, उसको गवर्नमेंट के द्वारा शुरू कर दिया गया और यहाँ पर रिपोर्ट ही नहीं आई अभी तक। तो उन्होंने कह दिया फिर हमारी रिपोर्ट का मतलब ही क्या है। और वही देखो इन्वायरमेंटल इशू को देखने के लिए रिपोर्ट देनी थी इन्हें, और साथ साथ में गवर्नमेंट का कहना है कि सिक्योरिटी इशू भी है चारधाम यात्रा में, तो उस वजह से हमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। देखो हो क्या रहा है, हम चारधाम जानते हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री और बद्रीनाथ, केदारनाथ, इनको जोड़ेंगे। 900 किलोमीटर का हाईवे बनाया जाएगा जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और साथ साथ में जो अपनी नेशनल हाईवे एंड इंफ्रा डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इन दोनों मिलकर बनाएंगी। लेकिन इनमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, तकरीबन 700 एकड़ के फॉरेस्ट, 55,000 से ज़्यादा पेड़ और तकरीबन 20 मिलियन क्यूबिक टन जो मिट्टी है, जो उपजाऊ मिट्टी की बात कर रहा हूँ मैं, ये सब बर्बाद होने वाले हैं। तो इन दोनों चीज़ों को साथ में लेके कैसे चलना है, इसके लिए ये कमेटी बनाई गई थी, जिस कमेटी के हेड ने ही रेजिग्नेशन दे दिया क्योंकि उनकी सुनी ही नहीं जा रही थी। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है मिलान के बारे में। मिलान हम लोग जानते हैं हमारी इंडियन नेवी की सबसे बड़ी एक्सरसाइज है, जिसका नाम मिलान कहा जाता है। हर साल होती है ये, और तकरीबन 46 ऐसी कंट्रीज हैं जो इसमें आती हैं। और 1995 से ये एक्सरसाइज शुरू की गई थी बाय द वे, लेकिन बाद में 1995 में ये पोर्ट ब्लेयर में होती थी, और बाद में अभी इसको विशाखापट्टनम में कराने लगे थे, तब से विशाखापट्टनम में हो रही है। और मिलान का एक दूसरा नाम होता है प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू, तो मतलब PFR भी कहा जाता है मिलान को। और वहीं हम लोग देखें कि ऐसी ही सेम एक्सरसाइज पाकिस्तान ने भी अपन को देखना शुरू की थी। अपन 1995 में शुरू की, 1997 में पाकिस्तान ने भी जो अपनी एक्सरसाइज है वो शुरू कर दी थी, अमन नाम से एक्सरसाइज है पाकिस्तान की, वो शुरू कर दी थी।
पाकिस्तान में भी तकरीबन ऐसे 42-41 देशों को बुलाता है वो नेवी एक्सरसाइज में। और इस बार की बात करें तो जो मेन आकर्षण रहने वाला है इंडिया की तरफ से, वो रहने वाला है डीप सबमर्ज रेस्क्यू व्हीकल रहने वाला है। बेसिकली होता क्या ना कि ऐसे मान लो ओशियन के अंदर जो सबमरीन्स वगैरह फंस जाती हैं, उनको निकालने के लिए एक व्हीकल है जो बनाया जाता है। तो ये बहुत कम देशों के पास है, केवल 4-5 टॉप देशों के पास में से है, और उसमें से ही एक इंडिया बन चुका है। तो इंडिया भी अपने इस व्हीकल को इस बार दिखाएगा मिलान में, तो अब देखते हैं कैसा रहता है। और बाय द वे, इंडिया में अभी इसको वो नहीं किया गया, नेवी में लाया नहीं गया है, बस दिखाया जाएगा मिलान में कहा गया है। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है जो बाइडन के बारे में, कि बाइडन ने जितने भी अमेरिकी लोग हैं यूक्रेन में रहते हैं उनसे कह दिया है कि वापस आ जाओ, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अगले एक हफ्ते में यूक्रेन में एनेक्स करने वाला है कौन, अपना रशिया। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, अभी हम लोगों ने देखा था मैक्रोन से उनकी बात चल रही थी, बाद में कोरोना को लेके जब मैक्रोन और उनके रशियन अथॉरिटीज के बीच में प्रॉब्लम आ गई, तो उन्होंने एक बड़ी सी टेबल पे एक साइड मैक्रोन को बिठा दिया, एक साइड पुतिन को बिठा दिया बहुत दूर। तो ये फोटोज वगैरह निकल के आई थी कैसे मतलब वो किए एक तरीके से, और अब मानना कर दी कि मतलब जो एक बंदा लग रहा था कि मीडिएटर बन जाएगा वो भी नहीं बन रहा। तो अब स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं, देखते हैं क्या होता है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है भाई टाटा सन्स के बारे में, कि टाटा सन्स के जो हेड है इस समय चंद्रशेखरन है, हम लोग जानते हैं, और चंद्रशेखरन को ही वापस हेड बना दिया गया 5 साल के लिए। और टाटा सन्स जब से चंद्रशेखरन आए हैं ना, तब से बहुत ऊपर गई है। टाटा सन्स बेसिकली जो टाटा कंपनी के बहुत सारे वेंचर्स हैं हम लोग जानते हैं, हम सबकी पेरेंटल कंपनी है टाटा सन्स। और टाटा सन्स की बात करें तो 1868 में इसको शुरू किया गया था, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, और जो रतन टाटा है वो इसके ऑनर हैं, हेड हैं इसके चंद्रशेखरन। और तकरीबन कहा जाए ना कि 103 बिलियन डॉलर का जो व्यापार है वो इंडिया में करती है, और 8 लाख से ज़्यादा लोग हैं जिनको जॉब दिलाती है। तो बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत अच्छी भी कंपनी है। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है ऑस्ट्रेलिया के बारे में, कि ऑस्ट्रेलिया में क्वालास पाए जाते हैं। क्वाला एक जानवर होता है जो मतलब ऐसे पेड़ों पे रहता है, दिन में 18 घंटे सोते रहता है, एकदम आलसी जानवर माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में क्वाला को एंडेंजर्ड घोषित कर दिया गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ के अभी हम जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में आग वाग लग गई थी जंगलों में, ये वो क्वालाओं की जो पॉपुलेशन है वो ड्रास्टिकली घट गई है ऑस्ट्रेलिया में, तो इसलिए एंडेंजर्ड डाल दिया गया है। ऐसे मान लो जैसे 1970 में हम लोगों ने टाइगर के लिए किया था, कि टाइगर की पॉपुलेशन एकदम से गिर गई थी, तो हम लोगों ने प्रोजेक्ट टाइगर चलाया, टाइगर को एंडेंजर्ड में डाला, फिर धीरे धीरे बढ़ा दिया। तो ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में अभी क्वालास को एंडेंजर्ड में डाल दिया गया है। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है नीति आयोग, अटल इनोवेशन मिशन और यूएनडीपी तीनों को लेके, कि ये तीनों लोग मिलके एक कम्युनिटी इनोवेशन फेलोशिप शुरू कर रहे हैं इंडिया में। अब होगा क्या, ऐसे लोग जो इनोवेशन करते हैं, ऐसे लोग जो इन चीज़ों में इनोवेशन करते हैं जो देश को एसडीजी गोल्स को पूरा करने में मदद करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने में मदद करें, तो ऐसी इनोवेशंस को फंडिंग दी जाएगी किनके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, और जो अपना अटल इनोवेशन मिशन है उसके द्वारा, और साथ साथ में यूएनडीपी के द्वारा। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है बोबा डोडू के बारे में, कि बोबा डोडू करके मतलब एक पर्सन है बेसिकली, जो हम लोग जानते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा में काम करते हैं, उसके मतलब जितने भी फाइनेंशियल हेड की अगर बात की जाए तो वही है। तो उनके द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्या किया ना, अभी एक पॉलिसी है जिसका नाम है फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस, जो कि चलाई जाती है यूनियन बैंक के द्वारा। तो उसमें अभी तक केवल और केवल 62% स्टेक्स थे किसके, बैंक ऑफ बड़ौदा के। तो उन्होंने अपने स्टेक्स को 2.1% जो LIC के पास थे उसको भी खरीद लिया है, और अब यूनियन बैंक की फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस जो है उसमें तकरीबन 65% स्टेक्स हो गए हैं किसके, अगर हम लोग बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के। और बैंक ऑफ बड़ौदा हम लोग जानते हैं इस समय हसमुख जी हैं जो चेयरमैन हैं, और जब से बैंक ऑफ बड़ौदा में और बैंकें जोड़ी गई हैं तब से तकरीबन 1 लाख करोड़ से ज़्यादा ईयरली टर्नओवर हो गया है बैंक ऑफ बड़ौदा का, तो काफ़ी बड़ी बैंक बन गई है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है फार्म लोन्स को लेके। देखो अभी होता क्या, जहाँ पे भी चुनाव आते हैं वहाँ पे जो फार्मर्स ने लोन्स वगैरह लेके रखे हुए होते हैं उनको वेवर कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। और यूपी इलेक्शन में भी यही हो रहा है, बहुत सी ऐसी पार्टीज है जो वादा कर रही हैं कि अगर हमको लाओगे तो हम हटा देंगे, बेसिकली कांग्रेस कर रही है। तो अभी यही कहा जा रहा है कि ऐसा ना किया जाए, कोर्ट के द्वारा कहा गया कि जो फार्म लोन्स हैं उनको ना हटाया जाए, क्योंकि देखो
वन टाइम सेटलमेंट ठीक है, पर क्या इससे किसानों को लॉन्ग टर्म फायदा होता है? बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि भैया जो किसान दे भी सकते हैं ना पैसे, उनको भी पता है 5 साल में चुनाव आएंगे, फार्म के जो जितने भी लोन्स वगैरह है वापस ले लिए जाएंगे, तो वो भी चिल मार जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे पहली बार फार्मर्स के लोन कब माफ किए गए थे। तो ये 1325 में माफ किए गए थे। एमबीटी हम लोग जानते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि तुगलक साम्राज्य के होते थे दिल्ली सल्तनत के टाइम पे। तो उस टाइम पे सबसे पहली बार फार्मर्स के जो लोन्स थे वो माफ किए गए थे। और बाद में हम लोग देखते हैं अभी तब से चलता ही आ रहा है, कोई ना कोई कर देता माफ, फसल बर्बाद हो गई, कुछ हो गया तो माफ कर दिए जाते हैं। अब किसानों की बात की जाए तो हमारे इंडिया में 85% जो किसान है वो मार्जिन है, मतलब जिनके जिनके पास में 1 हेक्टेयर से कम भूमि है, सीमांत किसान मान लो उनको बेसिकली। लेकिन स्टिल किसानों की आय बढ़ाना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। हमें किसानों के लिए ऐसी स्थितियां बनानी चाहिए जिससे किसान अपनी खेती जो भी कर रहा हो उस खेती में ज्यादा कमा सके। हमें किसानों के लिए ऐसी परमानेंट सॉल्यूशंस की खोज करनी चाहिए, ना कि ये टेम्परेरी सॉल्यूशंस की। और फिर इसके बाद में क्या होता है ना, जब तुमने बैंकों से कह दिया माफ कर दो, फिर सरकार ने इधर किसानों से तो माफ करवा दिया बैंकों से, लेकिन बैंकों को पैसा देने में 10-10 साल लगा देती है सरकार। तो बैंकें क्या करती हैं, फिर बैंकें घाटे में चलने लगती हैं उस चक्कर में। तो बैंकें भी आगे से फिर किसानों को लोन देने से मना कर देती हैं, तो वो प्रॉब्लम आने लगती है। तो हमें इसका कोई ठोस और परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढने की जरूरत है, ऐसा कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो ये डेयरी सेक्टर के बारे में। कुछ डाटा निकल के आया है, न्यूज़ इतनी जरूरी नहीं है तो मैंने सोचा कवर कर लें कि जैसे डेयरी सेक्टर है वो हमारे इंडिया की 5% जीडीपी में योगदान करता है। तकरीबन 8 करोड़ लोग हैं जिनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो देता है, एम्प्लॉयमेंट देता है। और साथ साथ में हर साल 11% की दर से ये ग्रोथ कर रहा है। 9% CAGR है इसका। और हम लोग जानते हैं ये सब किस वजह से हो रहा है कि जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जब से हम लोगों ने शुरू किया है तब से डेयरी सेक्टर में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिल रही है। जो छूटे हुए पीछे गांव थे, ऐसे विलेजेस से जो जिनको मतलब मैन पटल पे अभी तक नहीं लाया जा सका था, उनको भी इंक्लूड किया है सरकार ने जब से डेयरी सेक्टर में और वाइब्रेंट बनाया है, तब से ये सब होने लगा है। और साथ साथ में हम ये देखते हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स को भी 18.5% से 15% कर दिया है इस बार के बजट में। जैसे ये कम किया है तो जितने भी कॉर्पोरेट, ज़्यादातर डेयरी सेक्टर्स कॉर्पोरेट पे काम करते हैं और बड़े बड़े डेयरी सेक्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो उन सबको इतना फायदा हो रहा है, उस वजह से किसानों की आय भी बढ़ रही है। और ओवरऑल डेयरी सेक्टर की बात की है ना, इस समय हम लोगों को 148 मिलियन टन दूध की जरूरत पड़ती है, मतलब अभी 2022 में। लेकिन 2032 तक, अगले 10 साल में 292 मिलियन टन की जरूरत पड़ेगी। ये हमारी मांग होगी बेसिकली। तो डेयरी सेक्टर में आगे आने वाले समय में बढ़ावा होना ही है, तो अच्छी बात है। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है विज्ञान ज्योति प्रोग्राम के बारे में। विज्ञान ज्योति प्रोग्राम क्या है, ये लॉन्च किया जा रहा है हमारी सरकार के द्वारा। इसमें क्या होगा ना, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा शुरू किया जा रहा है बाय द वे, जो कि हम मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के अंतर्गत आती है। और इसको द्वारा बेसिकली अभी तक देखो साइंस और टेक्नोलॉजी में महिलाओं का पार्टिसिपेशन कम है, तो स्कूल लेवल पे ये प्रोग्राम चलाया जाएगा जिससे महिलाओं का, बच्चियों का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जा सके। किसमें? साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। देखो ऐसा नहीं है कि वो होशियार नहीं है, उनके पास में नॉलेज नहीं है, वो कर नहीं सकती। जस्ट बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम क्या है ना, उनको प्राथमिकता नहीं दी जाती, उनको उतने अवसर नहीं दिए जाते। तो उन अवसरों को बढ़ाने के लिए विज्ञान ज्योति प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो ये काजीरंगा के बारे में। तो बेसिकली काजीरंगा नेशनल पार्क, हम लोग जानते हैं, कुछ लोग उसको जिम कॉर्बेट भी बोलते हैं। तो बेसिकली उसमें हो क्या रहा है, वह भी धीरे धीरे कार्बन इमिटर बनता जा रहा है। जैसे अमेजोन के जंगल नहीं हो रहे हैं कि पहले जो कार्बन सोखता जाता था, अब सोख कम रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल ज्यादा रहा है, ऑब्जर्व उतना नहीं कर पा रहा। और ये प्रॉब्लम किस वजह से बढ़ रही है? जस्ट बिकॉज ऑफ आसपास में जो फैक्ट्रीज वगैरह लगती जा रही हैं, जो वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है उस वजह से। क्योंकि भैया प्रदूषण एक लेयर जमा लेता है और वो लेयर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में मिलकर रिएक्शन करके तब पहुंचती है, जो पेड़ों को नुकसान पहुंचाती है। जो एक हम लोग जंगल की बात करें ना, तो उसके कंज्यूम करने की जो पावर होती है CO2 की, उसको भी कम करती है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क के लिए अब ये स्थितियां बहुत ज्यादा बिगड़ती जा रही हैं। सरकार को अभी से कुछ करना चाहिए इसके बारे में। और अगर नेशनल पार्क की बात करें तो हम लोग जानते हैं 1974 में इसको नेशनल पार्क बनाया गया था और तकरीबन 43,000 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। और वन हॉर्न जो राइनो होता है उसके लिए काफी फेमस है पूरे देश में। तो दैट्स ऑल।
अब यहाँ से एक एडिटोरियल आया है, वो आया है बेसिकली क्रिएटिंग मोनोपोली और कंपटीशन, ये नाम है इसका। अब देखो इसके बारे में बात करते हैं। देखो हम देखते हैं हमारे जो सेक्टर्स हैं, जैसे मान लो जियो की हम लोग बात कर लें, या हम लोग बात कर लें एयरटेल की। ये टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की दो बड़ी कंपनियां बची हैं, बाकी की सारी ऑलमोस्ट खत्म होने के नतीजे पे आ गई हैं, तो उनको हटाते हैं। जियो में इस समय कौन इन्वेस्ट कर रहा है? फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये नए इन्वेस्टर्स हैं जो जियो जोड़ रहा है। एयरटेल में भी हम देखते हैं गूगल इन्वेस्ट कर रहा है। तो बेसिकली बात क्या है कि जो इंटरनेट कंटेंट प्रोवाइडर कंपनीज हैं वो इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनीज के साथ में जुड़ रही हैं, और ये सब किसके लिए चैलेंज बनने वाला है? ये हमारे रेगुलेटर्स, जो इंटरनेट रेगुलेटर्स हैं, ट्राई जैसे हम लोग टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें, उसके लिए ये आने वाले समय में और चैलेंजिंग स्थितियां पैदा कर देगा। अब कैसे करेगा इसके बारे में बात करें तो देखो, थोड़ा पीछे की बात कर ले रहे, एक केस हुआ था 2015 में। 2015 में क्या हुआ ना, फेसबुक ने हम लोग एयरटेल के साथ में टाई अप किया था, और उसके बदले में एयरटेल ने क्या किया था कि तुम एयरटेल की कोई भी सिम लेते हो 2015 के टाइम पे, तो फेसबुक उसमें फ्री चलता था। मतलब इंटरनेट तुम्हारे पास में हो ना हो, तुम्हारे पास में बैलेंस हो ना हो, तुम पे एयरटेल की सिम है तो तुम फेसबुक फ्री चला सकते थे। इस वजह से क्या हुआ, फेसबुक के देखो, हम जैसे एक सिंपल इंटरटेनमेंट वाला आदमी है जो फेसबुक वगैरह उस समय तो और भी ज़्यादा चलता था। एक इंसान जिसको केवल इंटरटेनमेंट चाहिए, एक नॉर्मल इंसान जो भारत में बैठा हुआ है मान लो, वो तो इतना सोचता भी नहीं है, उसको तो केवल एक वीडियोस देखने थे, वही वीडियो फेसबुक पे देख लेगा, वहां पर रुपए भी नहीं लग रहा है, वो अपने रुपए बचाएगा। तो फेसबुक के यूजर्स और फेसबुक के सब्सक्रिप्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इस वजह से क्या होगा, मार्केट अनइवन हो जाएगा, और नई कंपनियां जो फेसबुक से टक्कर लेना चाहती हैं वो इस मार्केट में कूद ही नहीं पाएंगी। बेसिकली नेट यूटिलिटी जिसको कहा जाता है, कि नेट देने वाला जो है ना वो न्यूट्रल नहीं रह जाता है मार्केट के हिसाब से, वो फेसबुक को प्रायोरिटी दे रहा है, तो और कंपनियां चल ही नहीं पाएंगी। नेट प्रोवाइडर्स का काम केवल इतना होना चाहिए कि वो तुम्हें इंटरनेट दें, चुनने का काम तुम्हारे ऊपर होना चाहिए कि तुम किसको चुनते हो, कि तुम्हें किस सर्विस को लेना है। अब यहाँ पे नेट प्रोवाइडर्स जब एक पर्टिकुलर कंपनी को प्रायोरिटीज देने लगते हैं ना, तो मार्केट में मोनोपोली स्थापित हो जाती है। इस चीज के बारे में बाद में हम देखते हैं 2017 में फिर ट्राई जो अपना है टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो कूदा था, और फिर उसके कूदने के बाद में ये सबको हटा दिया गया था। उसने कह दिया था ये तो मतलब मार्केट में कंपटीशन खत्म कर रहा है ना, सीधी सी बात, तो इस चीज़ को कम किया गया। चलो ठीक है, उस समय इस चीज़ सुधर गई। बेसिकली हमें समझ में आया कि जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको कंटेंट के आधार पे काम करना चाहिए, उनको कॉन्टेक्स्ट के आधार पे काम करना चाहिए। बेसिकली उनको किसी कंटेंट के आधार पे नहीं कि एक कंपनी के साथ में जुड़ लिया और उसका कंटेंट लोगों को दिखाया जा रहा है, मार्केट में मोनोपोली बनाया जा रहा है। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, हम देखते हैं गूगल जैसे लोग जो जियो के साथ भी पार्टनर कर रहे हैं, जो एयरटेल के साथ भी पार्टनर कर रहे हैं, और गूगल ही नहीं, रिलायंस वगैरह के साथ में हम लोग देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वगैरह भी पार्टनर कर रहे हैं। मतलब ऐसे लोग जो कंटेंट प्रोवाइडर्स हैं वो इंटरनेट प्रोवाइडर्स के साथ में पार्टनर कर रहे हैं। और इस बार वो लोग क्या ले रहे हैं, इस बार वो स्टेक ले रहे हैं कंपनियों में। $1 बिलियन गूगल दे रहा है, एयरटेल में 1.35% स्टेक ले रहा है, मतलब कंपनी का मालिक बन रहा है, चाहे 1% का क्यों नहीं। अब क्या होगा, अब ये लोग, मालिक तो अपने इंटरनेट पे कोई भी कंटेंट दिखा सकता है ना, सीधी सी बात है। अब इसको रेगुलेटर्स कैसे रोकेंगे, ये उनके लिए और बड़ी मुसीबत बन जाएगी, क्योंकि पहले तो मालिक नहीं थे, पहले टाइप था, अब तो मालिक हो गए। अब देखो 2022 में टेलीकॉम, अब दूसरी तरफ एक हम लोग टेलीकॉम कंपनीज की तरफ से देखें, 2022 में ज्यादातर जो टेलीकॉम कंपनीज है वो बर्बाद हो रही हैं, हम लोग जानते हैं। 2016 में 2015 में ये स्थितियां फिर भी अलग थी, हमारे पास में 7-8 कंपनी हुआ करती थी जो इंडिया में टेलीकॉम प्रोवाइडर्स थे अच्छे। इस समय टेलीकॉम कंपनीज बर्बाद हो रही हैं। जो दो कंपनी बची हैं, जियो और एयरटेल, उनके लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फॉरेन सपोर्ट मिलना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर गूगल सपोर्ट करेगा तो टेस्ला भी पैसे डाल देगा, सोचेगा नहीं। उसी ने हो जाता ना कि बड़ा प्लेयर आके तुम में इन्वेस्ट कर दे, तो और प्लेयर सोचते नहीं है, उनको ठीक है अगर इसने कर दिया, उस पर भरोसा है, तो वो भी तुम्हारे में इन्वेस्ट कर देंगे, उनको इन्वेस्टमेंट अच्छी मिलेगी। बट वहीं इंटरनेट की जो उदासीनता है वो रिस्पेक्टिवली कम होती जाएगी। अगर हम लोग बात करें ना, इसके पहले भी हम लोग रिप्रिकॉशंस देख चुके हैं, जैसे एप्पल ने, हम लोग जानते हैं AT&T में किया था, उसके बाद में जापान में जो डोकोमो कंपनी है उसने भी ऐसा किया था। पता क्या, एक ऐप लॉन्च किया था आई मोटो नाम से,
तो तुम्हारे पास में अगर डोकोमो सिम हो तो तुम आई मोटो को कितना भी चला सकते थे, फ्री थे उसमें, फेसबुक वगैरह ये वो सारी सर्विसेज को आई मोटो ऐप के अंतर्गत वो प्रोवाइड करवाता था। आई मोटो एक ऐप था, बेसिकली ब्राउजिंग ऐप मान लो, तो ब्राउजिंग ऐप फ्री चलता था। अब इससे हो क्या जाता है, इससे एक वॉल्ड गार्डन बन जाता है। वॉल्ड गार्डन का मतलब क्या होता है कि एक सिम जिसने उपलब्ध करवाई, उसने तुम्हें एक ऐसा इकोसिस्टम उपलब्ध करवा दिया जहां पे बाकियों का अंदर आना असंभव ही है। उसने तुम्हें एक सिम दी, साथ साथ में तुम्हें एक ऐप दे दिया कि तुम इस पे इंटरनेट फ्री चला सकते हो, 1 रुपए नहीं लगेंगे। अब तुम उस इकोसिस्टम के अंतर्गत आ गए हो जहां पे तुम्हें नई कंपनियां या बाकी के कंपेटिटर्स उसमें इन ही नहीं कर सकते, और उस गार्डन में तुम फंस के रह गए हो इस चक्कर में। अब यह दीवार कि तुम बाहर निकल नहीं सकते, उस दीवार के अंतर्गत जो मोनोपोली है वो इंटरनेट और कंटेंट प्रोवाइडर्स अपनी बनाते चले जाएंगे तुम्हारे ऊपर मार्केट में। प्रॉब्लम यहां पे आ रही है सबसे बड़ी। अब इन सब चीजों को कैसे टैकल किया जा सकता है, ट्राई के द्वारा या किसी और के द्वारा, ये तो आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। तो दैट्स ऑल। अगर हम लोग बात करते हैं 12 फरवरी की, तो यही कारण था जो हमें किसी भी एग्जाम में जानने के लिए जरूरी था। दैट्स ऑल।